क्या आपकी लाइफ में भी सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है? हर काम करने की मजबूरी और हर हाँ कहने का दबाव। सच तो यह है दोस्तों, जब आप हर चीज को प्राथमिकता बना लेते हैं तो असल में कुछ भी प्राथमिकता नहीं रह जाता। हम दिन भर भागदौड़ करते हैं, थककर चूर हो जाते हैं, फिर भी दिन के आखिर में लगता है कि मुख्य काम तो हुआ ही नहीं। अगर आप भी इसी ओवरवेल्म्ड और बिजी सिंड्रोम के शिकार हैं, तो ग्रेग मैकेओन की ये शानदार किताब एसेंशियलिज्म द डिसिप्लिन्ड परस्यूट ऑफ लेस आपकी जिंदगी बदलने वाली है। ये किताब आपको कम काम कैसे करें ये नहीं सिखाती, बल्कि ये सिखाती है कि सही काम कैसे चुनें। ये आपको ना कहने की ताकत और अपनी एनर्जी को सही दिशा में फोकस करने की कला सिखाती है। तो चलिए कम मेहनत में सही नतीजे पाने के इस सफर की शुरुआत करते हैं। पेंडिंग आगे बढ़ने से पहले अगर आप अपनी लाइफ और सोच को अपग्रेड करना चाहते हैं तो क्विक रीड परिवार का हिस्सा बनने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। पार्ट 1 एसेंशियल यानी एसेंशियलिज्म क्या है। किताब का पहला हिस्सा इस बात पर जोर देता है कि एसेंशियलिज्म कोई टाइम मैनेजमेंट तकनीक नहीं है, बल्कि ये जीने की एक सोच है, माइंडसेट। इसका मूल मंत्र है लेस बट बेटर, कम लेकिन बेहतर। हम अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा काम करने से हम ज्यादा सफल होंगे, लेकिन ये सोच हमें पूरी तरह थका देती है। चैप्टर 1 द एसेंशियलिस्ट। एसेंशियलिस्ट कौन है? इस चैप्टर में लेखक दो तरह के लोगों के बीच का अंतर समझाते हैं, नॉन एसेंशियलिस्ट और एसेंशियलिस्ट। नंबर 1 नॉन एसेंशियलिस्ट, गैर जरूरी काम करने वाला। सोच, मुझे सब कुछ करना है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है और मैं सब कैसे मैनेज करूं। व्यवहार, बिना सोचे समझे हर काम और हर इंसान को हाँ कह देना, दबाव में काम करना। परिणाम, 10 अलग अलग दिशाओं में 1-1 मिलीमीटर आगे बढ़ना, दिन के अंत में थकान और कम आउटपुट। नंबर 2 एसेंशियलिस्ट, जरूरी काम करने वाला। सोच, केवल कुछ ही चीजें वास्तव में मायने रखती हैं, मुझे चुनना होगा और मुझे क्या हासिल करना है। व्यवहार, सोच समझकर केवल सबसे जरूरी काम को चुनना और बाकी को ना कहना। परिणाम, एक ही सही दिशा में 10 मीटर आगे बढ़ना, बड़ा प्रभाव और संतोष। यदि आप अपनी जिंदगी की प्राथमिकताएं खुद तय नहीं करेंगे तो कोई और आपके लिए तय कर देगा। चैप्टर 2 चूज द अनफॉरफिटेबल पावर, चुनने की अजेय शक्ति। चैप्टर 2 का मुख्य ध्यान चॉइस की शक्ति पर है। हम चुनने की ताकत भूल जाते हैं। लेखक बताते हैं कि जब हम बार बार दूसरों की शर्तों पर काम करते हैं तो हम लर्न्ड हेल्पलेसनेस का शिकार हो जाते हैं। हम मानने लगते हैं कि हमारे पास ना कहने का कोई विकल्प ही नहीं है। आई हैव टू बनाम आई चूज टू। नॉन एसेंशियलिस्ट कहता है मुझे ये काम करना पड़ेगा, ऑप्शनलेस थिंकिंग। एसेंशियलिस्ट कहता है मैं ये काम करना चुनता हूं, पावर ऑफ चॉइस। विकल्प एक वस्तु है, क्रिया नहीं। जब हम काम के बोझ में दब जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि चॉइस केवल एक चीज नहीं है, बल्कि ये हमारी अपनी क्षमता है। अगर आप चुनने का अधिकार छोड़ देंगे तो लोग आपको अपने हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। चैप्टर 3 डिसर्न द अनइम्पोर्टेंस ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग, अंतर पहचानना। इस अध्याय का मुख्य विचार यह है कि दुनिया की ज्यादातर चीजें शोर हैं, केवल कुछ ही चीजें वास्तव में जरूरी हैं। पैरेटो का नियम, पैरेटो प्रिंसिपल, 80-20 रूल। लेखक बताते हैं कि हमारी लाइफ में 80% परिणाम केवल हमारे 20% प्रयासों से आते हैं। एक नॉन एसेंशियलिस्ट मानता है कि हर काम समान रूप से महत्वपूर्ण है। एक एसेंशियलिस्ट जानता है कि अधिकांश गतिविधियां बेकार हैं और केवल कुछ खास काम ही बड़ा अंतर पैदा करते हैं। अत्यधिक प्रयास से अधिक परिणाम नहीं मिलते। हम अक्सर सोचते हैं जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतने बेहतर परिणाम मिलेंगे, लेकिन ग्रेग मैकेओन कहते हैं कि एक सीमा के बाद ज्यादा काम करने से परिणाम बेहतर होने के बजाय खराब होने लगते हैं। सफलता इसमें है कि आप बेकार के 80% काम को पहचानकर उसे अपनी जिंदगी से हटा दें। फिल्टर लगाना सीखें। एसेंशियलिस्ट बनने के लिए आपको एक सख्त मानसिक फिल्टर बनाना होगा जो हर काम को परख सके कि क्या यह वाकई आपकी ऊर्जा के लायक है। चैप्टर 4 ट्रेड ऑफ, विच प्रॉब्लम डू आई वांट, सौदा या समझौता करना। इस अध्याय में लेखक जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को स्वीकार करने की सलाह देते हैं, आप सब कुछ नहीं कर सकते। ट्रेड ऑफ से भागना असंभव है। जब आप किसी एक काम को हाँ कहते हैं तो आप अनजाने में ही सही कई दूसरे कामों को ना कह रहे होते हैं। नॉन एसेंशियलिस्ट सोचता है मैं दोनों काम कैसे कर सकता हूं। एसेंशियलिस्ट पूछता है मैं किस काम पर बड़ा दाव लगाना चाहता हूं और किसके लिए समझौता करने को तैयार हूं। विच प्रॉब्लम डू आई वॉन्ट टू सॉल्व।
साउथवेस्ट एयरलाइंस का उदाहरण। लेखक एक प्रसिद्ध उदाहरण देते हैं कि कैसे साउथवेस्ट एयरलाइंस ने जानबूझकर फर्स्ट क्लास केबिन, मुफ्त भोजन और रिजर्व सीटों को ना कहा ताकि वे दुनिया की सबसे सस्ती और समय पर चलने वाली एयरलाइन बन सके। उन्होंने ट्रेड ऑफ को स्वीकार किया और इसी वजह से वे बेहद सफल रहे। समझौते को एक अवसर की तरह देखें। ट्रेड ऑफ को असफलता या लाचारी ना समझें, ये एक रणनीतिक चुनाव है। जब आप ये तय कर लेते हैं कि आपको किस चीज को छोड़ना है, तभी आप उस चीज में महारत हासिल कर पाते हैं जिसे आपने चुना है। चैप्टर 8 स्लीप प्रोटेक्ट द एसेट। नींद अपनी सबसे बड़ी संपत्ति की सुरक्षा। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए नींद का त्याग करना पड़ता है, लेकिन यह अध्याय इस मिथक को पूरी तरह तोड़ता है। आप ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति हैं। अगर आप एक मशीन की तरह बिना सोए काम करते रहेंगे तो आपकी काम करने की क्षमता, सही निर्णय लेने की शक्ति और रचनात्मकता खत्म हो जाएगी। एक एसेंशियलिस्ट जानता है कि खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रखना ही सबसे बड़ा निवेश है। नींद कोई समय की बर्बादी नहीं है। नॉन एसेंशियलिस्ट सोचता है कि 1 घंटा सोने का मतलब है 1 घंटा कम काम। वहीं एक एसेंशियलिस्ट सोचता है कि 1 घंटे की अच्छी नींद मेरे अगले कई घंटों के काम की क्वालिटी को 10 गुना बढ़ा देगी। उच्च प्रदर्शन का राज। दुनिया के सबसे बेहतरीन एथलीट, लेखक और लीडर्स अपनी नींद से कभी समझौता नहीं करते। पर्याप्त नींद आपके दिमाग को रीसेट करती है, जिससे आप बेहतर विकल्प चुन पाते हैं और जटिल समस्याओं का आसान समाधान ढूंढ पाते हैं। चैप्टर 9 सिलेक्ट द 90% रूल। चयन 90% का नियम। ये अध्याय सिखाता है कि अपनी जिंदगी में किसी भी चीज या अवसर को चुनते समय अपने मापदंड इतने सख्त कैसे रखें कि केवल सबसे बेहतरीन चीजें ही अंदर आ सकें। 90% का नियम, द 90% रूल। जब भी आपको कोई फैसला लेना हो, कोई अवसर मिले या कोई काम चुनना हो, तो खुद से पूछें कि 0 से 100 के स्केल पर यह आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर आपका जवाब 90% से कम है, जैसे 60%, 70% या 80%, तो उसका जवाब सीधा 0% ना होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, अगर ये पूरी तरह से हाँ नहीं है, तो ये पूरी तरह से ना है। शायद या ठीक ठाक को बाहर निकालें। अधिकांश लोग अपनी जिंदगी उन चीजों से भर लेते हैं जो बस ठीक ठाक या बुरी नहीं होती हैं। नतीजा ये होता है कि उनके पास वास्तव में महान अवसरों के लिए समय ही नहीं बचता। किसी भी प्रस्ताव या निर्णय को स्वीकार करने से पहले 3 बेहद सख्त शर्तें तय करें। अगर वो प्रस्ताव उन शर्तों पर खरा नहीं उतरता, तो बिना किसी हिचकिचाहट के उसे ठुकरा दें। इससे आपकी जिंदगी का शोर खत्म हो जाएगा और सिर्फ काम की चीजें ही बाकी रहेंगी। अपनी ऊर्जा और दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त नींद लें और अपनी जिंदगी में केवल उन्हीं अवसरों को जगह दें जो 90% या उससे ज्यादा परफेक्ट हों। बाकी सब कुछ केवल आपका समय और ऊर्जा बर्बाद करने का जरिया है। पार्ट 3 एलिमिनेट, गैर जरूरी चीजों को बाहर निकालना। किताब के इस तीसरे हिस्से का मुख्य उद्देश्य ये है कि सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि क्या जरूरी है, बल्कि आपको उन सभी चीजों को अपनी जिंदगी से हटाना यानी एलिमिनेट भी करना पड़ेगा जो आपके मुख्य लक्ष्य में रुकावट बनती हैं। चैप्टर 10 क्लैरिफाई, फ्रॉम रियली क्लियर टू एसेंशियल इंटेंट, यानी स्पष्टता। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि किसी भी लक्ष्य की अस्पष्टता यानी वेगनेस से समय और ऊर्जा की भारी बर्बादी होती है। जब लक्ष्य पूरी तरह स्पष्ट नहीं होता तो लोग आपस में उलझते हैं और बेकार के कामों में लग जाते हैं। 1. अस्पष्टता के 2 बड़े खतरे। सोशल पॉलिटिकिंग यानी आंतरिक राजनीति। जब टीम या व्यक्ति को अपना मुख्य लक्ष्य नहीं पता होता तो वे दूसरों को खुश करने या दफ्तर की राजनीति में उलझ जाते हैं। विन विन गेम्स की जगह दिशाहीनता। स्पष्ट दिशा के बिना काम केवल बिना वजह की व्यस्तता यानी बिजी वर्क बनकर रह जाता है। 2. प्रिटी क्लियर बनाम एसेंशियल इंटेंट। एक नॉन एसेंशियलिस्ट अपने लक्ष्यों को धुंधला या बहुत सामान्य रखता है, जैसे हम ग्राहकों की सेवा बेहतर करेंगे या मैं ज्यादा उत्पादक बनूंगा। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इससे कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। एक एसेंशियलिस्ट के पास एसेंशियल इंटेंट यानी आवश्यक इरादा होता है। ये एक ऐसा लक्ष्य है जो प्रेरणादायक यानी इंस्पिरेशनल भी होता है और ठोस या मापने योग्य भी। 3. एसेंशियल इंटेंट कैसे बनाएं? ये आपके एक मुख्य निर्णय यानी वन डिसीजन की तरह काम करता है जो आने वाले 1000 अन्य निर्णयों को आसान बना देता है। उदाहरण के लिए, मैं स्वस्थ रहना चाहता हूँ एक सामान्य विचार है, लेकिन मैं अगले 6 महीने में 10 किलोमीटर की मैराथन पूरी करूंगा एक एसेंशियल इंटेंट है। ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि आपको क्या हासिल करना है।
जब तक आपका लक्ष्य पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होगा तब तक आप ये तय ही नहीं कर पाएंगे कि किस काम को अपनी जिंदगी से हटाना है। चैप्टर 11 डेयर द पावर ऑफ अ ग्रेसफुल नो, यानी हिम्मत या साहस। गैर जरूरी काम को हटाने के लिए सबसे जरूरी चीज है ना कहने की हिम्मत, यानी डेयर। इस चैप्टर में लेखक सिखाते हैं कि कैसे आप बिना रिश्ते खराब किए या बिना गिल्ट के लोगों को मना कर सकते हैं। 1. सामाजिक दबाव का डर। हम अक्सर लोगों को ना कहने से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि सामने वाला बुरा मान जाएगा, हम सामाजिक रूप से अलग थलग पड़ जाएंगे, हम एक अच्छे इंसान या टीम प्लेयर नहीं लगेंगे। लेकिन लेखक कहते हैं कि हाँ कहना बहुत आसान है, लेकिन बाद में पछताना बहुत दर्दनाक होता है। 2. निर्णय को व्यक्ति से अलग करें। जब आप किसी काम को मना करते हैं तो आप उस काम या प्रस्ताव को मना कर रहे होते हैं, उस इंसान को नहीं। इस बात को समझना और सामने वाले को समझाना बेहद जरूरी है। एक एसेंशियलिस्ट व्यक्ति की इज्जत करता है लेकिन उसके गैर जरूरी प्रस्ताव को नम्रता से ठुकरा देता है। 3. ना कहने की रणनीति और कला, यानी ग्रेसफुल नो। अल्पकालिक असुविधा बनाम दीर्घकालिक पछतावा। ना कहने से तुरंत 5 मिनट के लिए थोड़ी अजीब स्थिति पैदा हो सकती है, लेकिन गलत काम को हाँ कहने से महीनों का समय और मानसिक शांति बर्बाद होती है। सम्मानजनक इनकार। आप साफ शब्दों में कह सकते हैं, मैं आपकी इस पहल की कद्र करता हूं, लेकिन अभी मैं अपने एक मुख्य प्रोजेक्ट पर ध्यान दे रहा हूं, इसलिए मैं इसमें योगदान नहीं दे पाऊंगा। लोग आपकी तात्कालिक हाँ से ज्यादा आपकी स्पष्टता और ईमानदारी की इज्जत करते हैं। यदि आप किसी चीज को हाँ कह रहे हैं तो सोचें कि इसके बदले में आप किस जरूरी चीज को ना कह रहे हैं। हिम्मत रखिए और अपनी प्राथमिकताओं की रक्षा कीजिए। चैप्टर 12 अनकमिट, हाउ टू कट योर लॉसेस। पीछे हटना, अपने नुकसान को कैसे रोकें। हम अक्सर उन कामों, प्रोजेक्ट्स या रिश्तों से चिपके रहते हैं जो अब हमारे किसी काम के नहीं हैं। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि गलत फैसलों से गरिमा के साथ पीछे कैसे हटा जाए। संक कॉस्ट फॉलिसी। जब हम किसी चीज में अपना समय, पैसा या ऊर्जा लगा चुके होते हैं तो भले ही वो काम फ्लॉप हो रहा हो, हम उसे छोड़ते नहीं हैं। हम सोचते हैं, मैं इतना वक्त लगा चुका हूं, अब पीछे कैसे हटूं। एक एसेंशियलिस्ट गुजरे हुए वक्त या पैसे की परवाह किए बिना तुरंत रुक जाता है और खुद से पूछता है, अगर मैंने इसमें अब तक पैसा या समय न लगाया होता तो क्या आज मैं इसमें निवेश करता। स्वामित्व का भ्रम, द एंडाउमेंट इफेक्ट। जो चीज हमारी अपनी होती है हम उसकी कीमत दूसरों से ज्यादा आंकते हैं। जब हम किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते हैं तो उससे भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। इससे बचने का तरीका यह है कि खुद से पूछें, अगर मेरे पास ये मौका ना होता तो इसे पाने के लिए मैं कितनी मेहनत करने को तैयार होता। गलती मानने का साहस, स्टेटस को बायस। सामाजिक दबाव और लोग क्या सोचेंगे के डर से हम गलत फैसलों को खींचते रहते हैं। पीछे हटने के लिए साहस चाहिए। अगर कोई फैसला गलत साबित हो रहा है तो उसे स्वीकार करें, नुकसान को वहीं रोकें और आगे बढ़ें। चैप्टर 13 एडिट, द अनसीन आर्ट। संपादन, अदृश्य कला। जैसे एक अच्छा फिल्म एडिटर घंटों की शूटिंग में से बेकार सीन काटकर सिर्फ बेहतरीन दृश्यों को मिलाकर एक शानदार फिल्म बनाता है, वैसे ही एक एसेंशियलिस्ट अपनी जिंदगी का एडिटर, संपादक होता है। हटाना भी एक कला है, कट डाउन। एडिटिंग का मतलब सिर्फ चीजों को जोड़ना नहीं, बल्कि गैर जरूरी चीजों को बेरहमी से काटकर हटाना है। अपनी जिंदगी, शेड्यूल और प्राथमिकताओं में से उन सभी गतिविधियों को काट दीजिए जो आपके मुख्य लक्ष्य में योगदान नहीं देती। कम शब्द, काम, ज्यादा असर, कंडेंस। कम शब्दों में बड़ी बात कहना ही अच्छी एडिटिंग है। इसी तरह अपनी दैनिक दिनचर्या में कम गतिविधियों के साथ बड़ा प्रभाव पैदा करना ही एसेंशियलिज्म है। कम बोलें, कम काम करें, लेकिन जो करें वो सबसे असरदार हो। संयम और ठहराव, एडिटलेस। एक अच्छा एडिटर हर सीन में दखल नहीं देता। कभी कभी सबसे अच्छी एडिटिंग ये होती है कि आप चीजों को उनके स्वाभाविक प्रवाह में रहने दें। हर काम में हाथ बटाना जरूरी नहीं है। सही वक्त पर चुप रहना या दखल ना देना भी संपादन का हिस्सा है। स्वाभाविक बदलाव लाएं, करेक्ट। जिंदगी स्थल नहीं है। जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती हैं, आपको अपनी योजनाओं में लगातार सुधार, करेक्शन करते रहना चाहिए ताकि आप हमेशा अपने मुख्य लक्ष्य पर टिके रहें। अनकमिट आपको सिखाता है कि गलत प्रतिबद्धताओं को कैसे छोड़ा जाए। एडिट आपको सिखाता है कि सही चीजों को निखारने के लिए लगातार गैर जरूरी चीजों को कैसे छांटा जाए। चैप्टर 14 लिमिट, द पावर ऑफ सेटिंग बाउंड्रीज। सीमाएं तय करना। इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि आपकी सीमाएं यानी बाउंड्रीज आपको कैद नहीं करती, बल्कि वे आपको दूसरों के नियंत्रण से आजाद करती हैं। दूसरों की समस्याओं को अपनी समस्या न बनने दें। एक नॉन एसेंशियलिस्ट सोचता है कि सीमाएं तय करने से लोग नाराज हो जाएंगे या वे कम मददगार दिखेंगे,
इसलिए वे हर किसी के काम की जिम्मेदारी अपने सिर ले लेते हैं। एक एसेंशियलिस्ट समझता है कि स्पष्ट सीमाएं तय करने से रिश्ते और काम दोनों बेहतर होते हैं। यदि आप दूसरों की सीमाओं का सम्मान करते हैं तो आपको भी अपनी सीमाएं तय करने का पूरा हक है। बाउंड्रीज आपको सुरक्षा देती हैं। लेखक एक पार्क का उदाहरण देते हैं जो एक खतरनाक पहाड़ी के किनारे पर स्थित है। जब तक उस पार्क के चारों ओर बाड़ यानी फेंसिंग नहीं लगाई जाती, बच्चे आजादी से खेल नहीं पाते। लेकिन जैसे ही बाड़ लग जाती है, वे बिना किसी डर के पार्क के हर कोने में खेल सकते हैं। ठीक इसी तरह जब आप अपने जीवन में सीमाएं तय कर लेते हैं तो आप उन सीमाओं के भीतर पूरी आजादी और निडरता से काम कर पाते हैं। डील ब्रेकर्स पहले से तय करें। उन शर्तों या परिस्थितियों को पहले से तय कर लें जिन्हें आप किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। जब आप पहले से सीमाएं बनाकर रखते हैं तो आपको अंतिम समय में किसी के दबाव में आकर हां नहीं कहना पड़ता। पार्ट 4, एग्जीक्यूट, निष्पादन करना। इस हिस्से का मुख्य उद्देश्य ये बताना है कि कैसे कम प्रयास में सही कामों को आसानी से पूरा किया जाए। चैप्टर 15, बफर, द कुशन फॉर द अनएक्सपेक्टेड, बफर या सुरक्षा कवच बनाना। इस अध्याय का मुख्य विचार यह है कि जिंदगी में अनएक्सपेक्टेड यानी अनपेक्षित घटनाएं होंगी ही, इसलिए हमेशा पहले से एक बफर तैयार रखें। सब कुछ योजना के मुताबिक नहीं चलता। नॉन एसेंशियलिस्ट ये मानकर चलता है कि सब कुछ बेस्ट केस सिनारियो यानी सबसे आदर्श स्थिति के हिसाब से होगा। वो अंतिम मिनट में काम करता है और किसी भी अप्रत्याशित समस्या के आते ही तनाव में आ जाता है। एसेंशियलिस्ट जानता है कि रास्ते में रुकावटें, ट्रैफिक या गलतियां होना तय है, इसलिए वो हर काम और समय सीमा यानी डेडलाइन के बीच एक सुरक्षा कवच यानी बफर बनाकर चलता है। प्लानिंग फैलेसी, योजना का भ्रम। इंसान की प्रवृत्ति होती है कि वो किसी काम को पूरा करने में लगने वाले समय का अंदाजा हमेशा कम लगाता है। लेखक सलाह देते हैं कि आप किसी भी काम के लिए जो समय सोचते हैं उसमें 50% अतिरिक्त समय यानी बफर जरूर जोड़ें। अगर आपको लगता है कि कोई काम 1 घंटे में होगा तो उसके लिए 1.5 घंटे का प्लान बनाएं। अग्रिम तैयारी ही सफलता की कुंजी है। जैसे गाड़ियों के बीच दुर्घटना से बचने के लिए दूरी यानी डिस्टेंस कुशन रखी जाती है, वैसे ही अपनी कार्य योजनाओं में अतिरिक्त समय और संसाधन जोड़ना आपको तनाव और असफलता से बचाता है। Chapter 16, Subtract, Bring forth more by removing obstacles, अड़चनों को हटाना। इस अध्याय का मुख्य विचार यह है कि उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी का मतलब नए काम जोड़ना नहीं बल्कि रुकावटों को हटाना है। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी लक्ष्य को तेजी से हासिल करने के लिए हमें अधिक मेहनत, अधिक साधन या अधिक प्रयास की आवश्यकता है, लेकिन एक एसेंशियलिस्ट इसके बिल्कुल विपरीत सोचता है। वो पूछता है, ऐसी कौन सी मुख्य रुकावट, स्लोएस्ट हाइकर है जो इस पूरे काम की गति को धीमा कर रही है। धीमे चलने वाले यात्री की कहानी, द स्लोएस्ट हाइकर। लेखक ने एलियाहू एम गोड्रैट की किताब द गोल का उदाहरण दिया है। जब बच्चों का एक समूह ट्रैकिंग पर जाता है तो पूरे समूह की गति सबसे धीमे चलने वाले बच्चे हर्बी पर निर्भर करती है। अगर आप हर्बी पर दबाव डालेंगे तो वो थक जाएगा, लेकिन अगर आप उसके बैग से भारी सामान निकालकर दूसरों में बांट देंगे तो वो तेजी से चलने लगेगा और पूरा समूह अपने लक्ष्य पर समय से पहुंच जाएगा। आपके लाइफ और प्रोजेक्ट्स में भी ऐसा ही एक हर्बी, मुख्य अड़चन होता है। बिना वजह की मेहनत के बजाय रुकावट हटाएं। एक नॉन एसेंशियलिस्ट समस्या आने पर अधिक बल लगाता है और जबरदस्ती काम पूरा करने की कोशिश करता है। एक एसेंशियलिस्ट रुकता है, पीछे हटता है और पहचानता है कि काम में असली अड़चन क्या है, फिर वो उस अड़चन को हमेशा के लिए हटा देता है। 3 चरणों में अड़चनें हटाएं। लक्ष्य में स्पष्टता, क्लैरिटी ऑफ इंटेंट। सबसे पहले ये जानें कि आपका अंतिम लक्ष्य क्या है। मुख्य बाधा की पहचान, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग फैक्टर। उन सभी चीजों की सूची बनाएं जो आपको रोक रही हैं और उनमें से सबसे बड़ी रुकावट को चुनें। हटाना शुरू करें, रिमूव द ऑब्स्टिकल। उस एक बाधा को हटाने पर अपनी पूरी ऊर्जा लगाएं, ना कि छोटे मोटे मुद्दों पर। चैप्टर 17, प्रोग्रेस, द पावर ऑफ स्मॉल विन्स, छोटी छोटी जीतों की ताकत। इस अध्याय का मुख्य विचार यह है कि बड़ी सफलताओं के पीछे हर दिन की जाने वाली छोटी छोटी प्रगति, स्मॉल प्रोग्रेस का हाथ होता है। हम अक्सर किसी बड़े लक्ष्य को देखकर घबरा जाते हैं या फिर एक ही दिन में सब कुछ हासिल करने की कोशिश में थककर हार मान लेते हैं। लेकिन एसेंशियलिज्म का नियम कहता है कि छोटी और लगातार प्रगति बड़ी और अनिश्चित छलांगों से कहीं ज्यादा असरदार होती है। छोटा सोचें लेकिन शुरू करें। थिंक स्मॉल
एक्ट नाउ। एक नॉन एसेंशियलिस्ट बड़े और असाधारण लक्ष्य तय करता है, लेकिन शुरुआत में ही घबरा जाता है और काम को टालने लगता है, प्रोक्रेस्टिनेशन। एक एसेंशियलिस्ट बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे और बेहद आसान चरणों में बांट देता है। वो खुद से पूछता है, वो सबसे छोटा कदम क्या है जो मैं अभी उठा सकता हूं? न्यूनतम व्यवहार्य प्रगति, मिनिमम वायबल प्रोग्रेस। लेखक सलाह देते हैं कि किसी काम को पूरी तरह से सही, परफेक्ट करने के चक्कर में रुकने से बेहतर है कि आप उसका सबसे बुनियादी और छोटा संस्करण तुरंत पूरा करें। जब आप छोटा सा भी काम पूरा करते हैं तो आपके दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है, जो आपको अगला कदम उठाने की प्रेरणा देता है। तैयारी और जीत का जश्न, सेलिब्रेट स्मॉल विन्स। सफलता कोई एक दिन की घटना नहीं है, ये रोजमर्रा की छोटी जीतों का परिणाम है। जब आप हर छोटे मील के पत्थर को हासिल करते हैं तो उस प्रगति को पहचानें। ये निरंतरता, कंसिस्टेंसी बनाए रखने का सबसे प्रभावी तरीका है। चैप्टर 18 फ्लो, द जीनियस ऑफ रूटीन, प्रवाह और दिनचर्या का जादू। इस चैप्टर का मुख्य संदेश ये है कि जरूरी काम करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति यानी विल पावर पर निर्भर ना रहें, बल्कि एक ऐसी दिनचर्या बनाएं जिससे काम अपने आप आसानी से होने लगे। इच्छा शक्ति सीमित होती है। हमारी इच्छा शक्ति दिन भर में धीरे धीरे खत्म होती जाती है। अगर हमें हर छोटे छोटे काम के लिए बार बार फैसला लेना पड़े तो हमारा दिमाग थकावट यानी डिसीजन फटीग का शिकार हो जाता है। एक नॉन एसेंशियलिस्ट हर दिन संघर्ष करता है और हर बार खुद को मजबूर करता है कि वो सही काम करे। रूटीन से ऊर्जा बचाएं। एक एसेंशियलिस्ट सही और आवश्यक कामों की एक ऐसी दिनचर्या तैयार कर लेता है जो उन्हें ऑटो पायलट मोड में ले आती है। जब काम आदतों का हिस्सा बन जाता है तो उसे करने के लिए अलग से मानसिक प्रयास नहीं करना पड़ता। कठिन कामों को आसान बनाना। अगर आपको सुबह पढ़ाई करना या कसरत करना मुश्किल लगता है तो अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे ट्रिगर यानी सिग्नल बनाएं। अपनी रूटीन को इस तरह सेट करें कि सबसे मुश्किल और जरूरी काम ही आपकी दिनचर्या का पहला और आसान हिस्सा बन जाए। सार, एक सही दिनचर्या आपको अनुशासन की जंजीरों में बांधती नहीं है, बल्कि आपको स्वतंत्रता देती है ताकि आपकी ऊर्जा व्यर्थ ना हो और काम आसानी से फ्लो में होने लगे। चैप्टर 19 फोकस, व्हाट्स इंपॉर्टेंट नाउ, वर्तमान में एकाग्रता। इस चैप्टर में लेखक ये समझाते हैं कि सच्ची एकाग्रता यानी फोकस का मतलब मल्टीटास्किंग करना नहीं है, बल्कि इस पल यानी नाव पर ध्यान देना है। विन, व्हाट्स इंपॉर्टेंट नाउ। जब आपके पास एक साथ 10 काम आ जाएं, तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछें, इस समय सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, यानी व्हाट्स इंपॉर्टेंट नाउ। हम अक्सर अतीत की गलतियों या भविष्य की चिंताओं में खोकर अपने वर्तमान पल की ऊर्जा को खो देते हैं। लेखक बताते हैं कि हम एक साथ 2 काम कर सकते हैं, जैसे चलते चलते बात करना, लेकिन हम एक समय में 2 चीजों पर एक साथ ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। जब आप हर काम एक साथ करने की कोशिश करते हैं तो आपका ध्यान बिखर जाता है और किसी भी काम में बेहतरीन परिणाम नहीं मिलता। एक समय में एक ही काम यानी सिंगल टास्किंग। एक एसेंशियलिस्ट एक समय में केवल एक ही काम को अपना 100% ध्यान देता है। जब वो काम पूरा हो जाता है तभी वो अगले काम पर जाता है। अपनी प्राथमिकताओं की सूची बनाएं। जब काम का दबाव महसूस हो तो रुकें, गहरी सांस लें और कागज पर इस समय के सबसे जरूरी काम को लिखें। बाकी सभी कामों को बाद के लिए टाल दें। सार, आप भूतकाल को बदल नहीं सकते और भविष्य को एक साथ नियंत्रित नहीं कर सकते। आपके पास केवल वर्तमान पल है और इस पल में सही चुनाव करना ही असली फोकस है। चैप्टर 20 बी, द एसेंशियलिस्ट लाइफ, एसेंशियलिस्ट बने। किताब के इस आखिरी अध्याय में लेखक ये स्पष्ट करते हैं कि एसेंशियलिज्म कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप दिन में 10 मिनट के लिए करते हैं, या ये केवल आपकी टू डू लिस्ट को छोटा करने का तरीका नहीं है। एसेंशियलिज्म कोई तकनीक नहीं है, बल्कि ये आपके होने का तरीका, वे ऑफ बीइंग है। ये कुछ करने की बात नहीं, होने की बात है। किताब की शुरुआत में एसेंशियलिज्म एक प्रक्रिया की तरह लगता है, ना कहना, फोकस करना, ट्रेड ऑफ चुनना। लेकिन जब आप इसे लगातार अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो ये आपकी पहचान बन जाता है। एक एसेंशियलिस्ट केवल एसेंशियलिज्म की तकनीकों को अपनाता नहीं है, बल्कि वो खुद एक एसेंशियलिस्ट बन जाता है। 2. जीवन में मिलने वाली 3 बड़ी स्पष्टताएं। जब आप पूरी तरह से एक एसेंशियलिस्ट के रूप में जीने लगते हैं तो आपकी जिंदगी में 3 बड़े बदलाव आते हैं। क्लैरिटी, स्पष्टता। आपको हमेशा पता होता है कि आपके लिए सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है। आप भ्रमित नहीं रहते।
कंट्रोल, नियंत्रण। आप अपनी जिंदगी और फैसलों का नियंत्रण दूसरों के हाथों में नहीं छोड़ते, आप खुद अपनी दिशा तय करते हैं। जॉय, आनंद। जब आप उन चीजों पर काम करते हैं जो वास्तव में जरूरी हैं, तो आपको काम का बोझ महसूस नहीं होता, बल्कि हर पल में गहरी संतुष्टि और खुशी मिलती है। 3. कम लेकिन बेहतर की राह, लेस बट बेटर। लेखक कहते हैं कि इस राह पर चलने का मतलब ये नहीं है कि आपकी जिंदगी में कभी चुनौतियां या परेशानियां नहीं आएंगी। दुनिया हमेशा आपको बिखराव और बेवजह के कामों की तरफ खींचने की कोशिश करेगी, लेकिन एक एसेंशियलिस्ट के पास हमेशा ये समझ होती है कि उसे किस शोर को अनदेखा करना है और किस सार एसेंस को पकड़ कर रखना है। 4. एक अर्थपूर्ण जीवन, अ लाइफ दैट मैटर्स। अध्याय का अंत लेखक इस दिल को छू लेने वाले विचार के साथ करते हैं। जब आप अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर होंगे, तो आप इस बात पर अफसोस नहीं करेंगे कि आपने अपनी इनबॉक्स की सारी ईमेल्स का जवाब क्यों नहीं दिया या आप हर मीटिंग में क्यों नहीं गए। आपको केवल इस बात से फर्क पड़ेगा कि क्या आपने अपनी जिंदगी उन चीजों को दी जो वास्तव में आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपके जीवन के उद्देश्य के लिए जरूरी थी। एसेंशियलिस्ट बनकर जीना आपको एक ऐसा जीवन देता है जो केवल व्यस्तताओं से भरा हुआ नहीं होता, बल्कि उसका एक गहरा प्रभाव और अर्थ होता है। तो दोस्तों, जिंदगी इस बात से तय नहीं होती कि आप कितनी चीजें जमा करते हैं या कितने काम निपटाते हैं, बल्कि इससे तय होती है कि आप किन चीजों को छोड़ने की हिम्मत रखते हैं। ग्रेग मैकवान की यह किताब हमें याद दिलाती है कि हमारी ऊर्जा और समय सीमित है। अगर आप इसे 100 अलग अलग दिशाओं में बहाएंगे तो आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन अगर उसी पूरी ताकत को सही 1 या 2 लक्ष्यों पर लगा देंगे तो आपको वो सफलता और शांति मिलेगी जो आप हमेशा से चाहते थे। आज ही खुद से एक सवाल पूछिए, ऐसी कौन सी एक चीज है जो अगर मैं आज ना कह दूं तो मेरी जिंदगी बेहतर हो सकती है। याद रखिए, कम चुनने का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि बेहतर चुनने की समझदारी है। अगर आज की इस बुक समरी ने आपकी सोच को थोड़ा भी बदला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने उन दोस्तों और सहकर्मियों के साथ इसे शेयर करें जो हमेशा बहुत बिजी रहने का रोना रोते हैं, ताकि वे भी अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई कर सके। ऐसे ही और जिंदगी बदलने वाले बुक्स के आसान और मजेदार सार को सुनने के लिए हमारे चैनल क्विक रीड को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगली बेहतरीन समरी आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई किताब और नई सीख के साथ। तब तक के लिए चूज लेस, लिव बेटर।